हामी प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त। भ्रष्टाचार के 4 मामलों में आरोपी 5 अधिकारियों पर विजिलेंस जांच के आदेश। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम ने चलाया विशेष अभियान। विशिष्ट नागरिकों के आवास जाकर के सीएम धामी ने मुलाकात की। केदारनाथ गर्भगृह की कमिश्नर की निगरानी में होगी जांच। कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञों संग सोने की परत चढ़ाने का काम करने वाले सुनार भी होगा शामिल। राज्य के 11 में से 10 टोंगिया वन गांव को राजस्व ग्राम बनाने की तैयारी शुरू। राजस्व विभाग को प्रस्ताव बनाने के निर्देश। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का स्थानीय परंपराओं के साथ भव्य स्वागत। ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल G20 में होंगे शामिल। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आरिस। रुड़की के बेल्ला ग्राम में हुए बड़े बवाल के बाद शुरू हुए सियासी घमासान के चलते अब दूसरे पक्ष ने भी मीडिया के समक्ष पूरा घटनाक्रम बताते हुए निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। दूसरे पक्ष के रोड समाज के संजय कुमार ने बताया कि बेलड़ा ग्राम बहुत ही शांतिप्रिय गांव रहा है और सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, लेकिन राजनीति षड्यंत्र के चलते कुछ बाहरी लोगों के द्वारा गांव का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। उपद्रवियों की भीड़ ने उनके घर में भारी तोड़फोड़ करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत दुर्घटना की कोशिश की गई और बड़ा बवाल किया गया। साथ ही बाहर से उपद्रवियों को बुला करके घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सामने ला करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कह रही मेरे बच्चे बच गए, तोड़ फोड़ तो मैं भय भागूंगी। मेरे बच्चे कहाँ थे मिलते, नुकसान पड़ोसी का क्यों हुआ? पड़ोसी का घर था नहीं हो। चलो भाई, हमने मैनी जाकत की ट्रोली खड़ी थी, मारा तो नहीं उनने। जो मारता जब भी कुछ ऐसा नुकसान होता वह तो खड़ी में टक्कर मारी। मैं एक पुलिस कर्मचारी हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पर था। उसके बाद क्या होता है, मेरे पास फ़ोन जाता है घर से कि ऐसा ऐसा घर पर बहुत ज़्यादा बलवाइयों ने हमला कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे थे, मैं यहाँ से बस 2-4 मिनट का अंतर रहा, मैं यहाँ से निकल गया। अगर जो मेरे बच्चे घर में होते तो उनके साथ भाई ये तो भगवान जानता है, या जो भी होना था वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरी बीबी थी, मैं इस घर में रहते हैं, मैं ड्यूटी पर था। उसके बाद एक किसान की ट्रैक्टर ट्राली सड़क के किनारे खड़ी है, कोई आकर उसमें टकरा जाए। कावड़ मेले को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। आज गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंच करके अंतर राज्य बैठक ली, जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों से भी हिस्सा लिया। बता दें कि हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कावड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती बताया और कहा कि पिछले कुछ सालों में डाक कावड़ के कारण कावड़ मेले के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसके साथ ही उन्होंने मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले कावड़ियों से भी आईडी कार्ड के साथ लाने, 12 फीट से ऊंची कावड़ न बनाने और ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील भी की है। वहीं इस बार बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल चलाने वालों और हुड़दंगियों पर भी पुलिस का खास ध्यान रहेगा। बैठक में शामिल हुए डीआईजी गढ़वाल के एस नगरन्याल ने कहा है कि बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल से हर बार आग लगने की घटना होती है, इसलिए जिन स्थानों से ज़्यादा कावड़ियाँ आते हैं वहाँ पर प्रशासन के माध्यम से लोगों से ऐसा न करने की अपील की जा रही है। अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहाँ से कावड़िया आते हैं, उनके कावड़ समितियाँ हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है, इन राइटिंग भी भेज दिया गया। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं
कि जैसे कि कावड़ जो बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वनराज सिंह के हल्द्वानी और गौलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश देने के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भूमाफिया और बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा हल्द्वानी के गोजाजाली क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद से निरीक्षण करके अवैध पाए जाने पर जमीनों की नपाई करके उनका सील कर दिया गया है। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजाजाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो इसको अभी यथास्थिति तत्काल सील किया जा रहा है और इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके ठगी करने के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी पूर्व में भी दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा जयप्रकाश डंडरियाल निवासी गढ़बगड़ सॉल्ट जिला अल्मोड़ा, हरदेव सिंह प्रदीप सरकार निवासी पिरोमदारा, घनानंद लखेड़ा निवासी सैनी विहार पिरोमदारा, शंकर सिंह मनराल निवासी शिवलालपुर रियूनिया, शैलेंद्र शर्मा निवासी जसपुरिया लाइन रामनगर शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अभी और भी जांच की जा रही है तथा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। देखिए, थाना रामनगर द्वारा 2 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जयप्रकाश डंडरियाल और जो कि गैंग लीडर है और हरदेव और प्रदीप के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया है। इन लोगों द्वारा लोगों की ज़मीनों में फ्रॉड करके धोखाधड़ी से अवैध धन अर्जित किया गया है और इनके द्वारा जो है लोगों से ठगी की गई है। इस संबंध में थाना आजा पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एक अन्य मामले में जो घनानंद शंकर और शैलेंद्र शर्मा, जिसमें गैंग लीडर धनानंद लखेड़ा है, इसके द्वारा भी ज़मीन में फ्रॉड करके लोगों से पैसा ठगा गया है। इन दोनों मतलब गैंग जो लीडर हैं उनके मेंबर्स के विरुद्ध हमारे द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और इसके बाद हमारे द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में स्टिंग मामले में रियासत गर्मा गई है। सियासत पे गर्माहट के कारण एक तरफ जहां पर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा चुनाव में से पहले ही ऐसे मुद्दे उछाल करके विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस सीबीआई की जांच से घबरा गई है। कांग्रेस के नेता सही हैं तो फिर जांच से डर क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए कांग्रेस भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है। यह स्टिंग भी उमेश कुमार की ओर से ही जारी किया गया है। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। अब मामले की जांच इन चारों नेताओं के वॉइस सैंपल लेने पर टिकी हुई है, ताकि इनकी आवाज का मिलान स्टिंग में रिकॉर्ड हुई आवाज से किया जा सके। देखिए, जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी, क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलेगा, तदनुसार हम जो है नियम का पालन करें। सर, अभी तो मुझे कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है,
और मामला बहुत पुराना है क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किस न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि सर 2016 देखिए निश्चित रूप से देखिए अब जिस प्रकार से ये मामला आया है, ये मामला जो है सीबीआई के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें वो जांच कर रही है। और जांच से क्यों बौखलाहट है कांग्रेस को? क्यों इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने दीजिए सबके सामने सत्य। और सत्य से क्यों डर रहे हैं ये लोग? सत्य से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ अंदरूनी जो है कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसलिए ये सीबीआई जांच से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड बहुउद्देश्य सहकारी ऋण समितियों का तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करके कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जून की तिथि नियत की है। बता दें कि बहुउद्देश्य सहकारी ऋण समिति खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने याचिका दायर करके कहा है कि प्रदेश में बहुउद्देश्य सहकारी ऋण समितियों का चुनाव जुलाई 2018 में 5 वर्षों के लिए किए गए थे, जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने के लिए लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ तक नहीं की है। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सहकारी समिति नियमावली 2004 में प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के 3 महीने पहले ही चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम तक का घोषित नहीं किया है। सरकार समितियों के ऊपर प्रशासक नियुक्ति करना चाह रही है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समितियों के चुनाव तय समय सीमा से कराए जाएं ताकि सरकार का आदेश दिए जाएं। में प्रावधान है कि 5 साल से पूर्व आप चुनाव करा के देंगे, लेकिन सरकार की मंशा यह है कि चुनाव कराने का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में पिछले वर्ष जो 2018 में चुनाव हुआ था उसका कार्यकाल 23 जुलाई 2023 को खत्म हो रहा है। कायदे अनुसार जो कानून की व्याख्या है, कानून की व्याख्या के अनुसार आपको 2 माह पूर्व ही नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। उत्तराखंड सहकारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि 14 जून को इनकी मीटिंग थी। मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसमें कोर्ट ने उत्तराखंड सहकारी ट्रिब्यूनल एवं राज्य सरकार से पूछा है, इंस्ट्रक्शन मांगे हैं, बुधवार तक के लिए समय दिया है उनको कि जवाब दें क्यों नहीं आपने चुनाव की अधिसूचना जारी की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मिले। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में मुलाकात करके हरिद्वार जनपद के रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत बेलडा गांव में अनुसूचित जाति परिवार के साथ घटी घटना के बारे में चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बेलड़ा गांव की घटना पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेलड़ा गांव में दलित परिवार के साथ घटी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है तथा राज्य में जंगल राज कायम हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित परिवार के साथ मारपीट तथा लूटपाट की घटना से स्पष्ट होता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माफिया का बोलबाला हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर भी रोष प्रकट करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव की भी जांच की मांग की। हमने मांग की है कि जो ये घटनाक्रम घटा है और इसकी जांच होनी आवश्यक है और जांच पुलिस से ना हो, क्योंकि पुलिस की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध रही है। पंकज जिसकी मृत्यु होती है उसके परिजन लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, कह रहे थे कि साहब हमारी एप्लीकेशन लीजिए, हम इसमें 302 के तहत इसमें जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के आधार पर ही मुकदमे की लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने पूरे दिन उनका एप्लीकेशन नहीं लिया। उसके बाद ना पिता, ना माता, ना पत्नी किसी के एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। उन्हीं के परिजन जो दूसरा है उसको लेके एक नेता विशेष के कहने पर एक फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन ली गई।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समेत पीएमओ के अन्य अफसरों ने सीएम आवास देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने मुख्यमंत्री के साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पीएम के सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश गिल्डियाल और राज्य की ओर से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष कार्य अधिकारी श्री केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट वर्क्स भास्कर हुलबे भी मौजूद रहे। वहीं क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र के देहरादून में 13 जून को घर में मृत पाए गए दंपत्ति की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को मृतक महिला के भाई ने ही अंजाम दिया। वो जीजा से रंजिश रखता था और बहन के घर नन्हे मेहमान के आगमन के 2 दिन के बाद ही उसने बहन और जीजा दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों शवों के बीच नवजात 3 दिन तक पड़ा रहा। आरोपी ने मौके पर बच्चे को ये समझ करके छोड़ दिया था कि वो खुद मर जाएगा। डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। अवशद ने बताया कि शहबाज उसकी गाड़ी लेकर के गया था, वहां से सुबह 4 बजे ही वापस आ गया। शक होने पर पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की तो शहबाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डोईवाला में केशव पूरी तरह से एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को गला दबा करके मौत की नींद सुला दिया। कल देर शाम जब दोनों बच्चियां घर पर दिखाई नहीं दी तो दोनों की तलाश शुरू हो गई। तलाश के दौरान घर के भीतर दोनों बच्चियां रजाई के नीचे मरी हुई अवस्था में मिली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मासूम बच्चियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि आरोपी पिता मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरे बच्चे 8 बजे की बात है, 8 बजे की बात है। 7 बजे ढूंढ रहे थे ना, तो 8 बजे हम आया कबाड़ा वाला से, तो हम सौसे ढोराम कह के हमारे लड़का का हमारा पोतिया के देखा, हमारे पोतिया के घर सबके घर में ढूंढ रहे थे। कोई नहीं बेटा, 2 बार 3 बार वहाँ गया, वहाँ से नहीं बेटा, तब क्या मन आया उसको हर कुंडी खोल के तो बाहर में कुंडी लागल। रोजो जाए छले हमरा दुकान पर, पता नहीं कहाँ नहीं आ गया कबाड़ तब से नहीं मिला लड़का। हमारा कोई नहीं है, नहीं कमाने वाला, हमारे घर वाला नहीं कमाने वाला, बहुत महीना पाल रहा बच्चे, हमारे कोई नहीं है, सब फरार है। दुर्गा वहीं रुड़की में किनारे बीटीगंज स्थित दीनदयाल पुल के पास मिट्टी के बर्तन बेच अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपनी ठिये पर मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। अचानक बीटीगंज चौकी से 2 पुलिसकर्मी आए और पुलिसकर्मियों ने उनके मिट्टी के बर्तनों में लात मार करके बर्तन को तोड़ दिए, जिसमें उसका तकरीबन 2000 का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनका छप्पर भी गिरा दिया गया और वो धूप में बैठने पर मजबूर हैं। चलान कहाँ है? चलान बहुत परेशान कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं और किसी को चलाना भाई, तुम्हारा कुछ चलान किया आगे। तो पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे बर्तनों में लात मारी और बर्तन फोड़ गए मेरे 2000 के, छप्पर भी तोड़ दिया उन्होंने और मैं धूप में बैठी यहाँ, कुछ भी नहीं बोला उन्हें। यूँ कहते पीछे हटा लो, पीछे हटा रहे थे हम और उन्होंने लात मारी, इसमें चलान भी किया। हाँ जी। क्या सरकारी भूमि पे लगा रखा है आपने? नगर निगम को रसीद देते हैं कोई आप? हाँ जी, रसीद है आपके पास? रसीद है। रुड़की के बेड़ला ग्राम में हुए बवाल मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। सब पीड़ित परिवार को ढांढस बांधने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं हरिद्वार सांसद सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता बेड़ला ग्राम में पहुंचे और दोनों पक्षों के पीड़ित परिवारों से मिले और घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान निशंक ने कहा कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, साथ ही साथ निर्दोष लोगों को बेवजह नहीं फंसाया जाएगा। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।
संपर्क में हूँ। हालांकि बाहर था, मैं उत्तर प्रदेश के प्रवास पर था, लेकिन लगातार ये लोग भी मेरे पास आए थे और मैं लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको दंडित हो सके इस दिशा में लगातार हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश में है। बहुत कड़ाई से इसमें निर्णय भी हो रहे हैं और इसकी उच्च स्तर की जांच, जो लोगों ने कहा था उसकी उच्च स्तर की जांच, जो दोषी है उसको कम से कम किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम सूचनाएं हैं, कुछ लोग बाहर से भी दिखाई दिए, बल्कि गांव के लोग उतने दोषी नहीं है। ये बाहर से आकर के कौन लोग ये करके गए हैं वो भी चिन्हित होंगे और एक भी नहीं छूटेगा। केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सितारगंज नगर क्षेत्र में सुप्रिया कॉलोनी में जनसंपर्क किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर बना है, विश्व में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। अमेरिका हो, विश्व के दूसरे देश हों, भारत की ओर से नजरें हैं सबकी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उसके कारण प्रदेश में चौमुखी विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं। पर्यटन की दृष्टि से राज्य को विकसित करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश में 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार की नौकरी देने का वायदा पूरी कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन के साथ चौकी पर भी अवैध उगाही का खेल खेला जा रहा है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, अवैध खनन के साथ साथ गाड़ियों से अवैध उगाही भी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही धामी के अधिकारी अब एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में खनन माफियाओं का बोलबाला था। सरकारी सिस्टम को ताक पर रख करके नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके खनन माफिया अपने खनन के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, काफी लंबे समय से बंद पड़ी चौकी पर भी कुछ माफियाओं द्वारा वाहनों की गैर कानूनी तरीके से चेकिंग तक करने लगे थे और खनन के वाहनों से अवैध उगाही तक की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलते ही धामी के अधिकारी एक्शन में आ गए और संयुक्त रूप से राजस्व विभाग ने टीम का गठन किया और खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी हंटर चलाना शुरू कर दिया। खनन की नदी में लगातार शिकायत आ रही है। उसको देखते हुए हमारे राजस्व की टीम डीएम साहब के और एडीएम साहब के नेतृत्व में ये मैं हूँ और हमारे उप निदेशक खनन हैं, तहसीलदार बाजपुर हैं, पूरी टीम है। और अभी हमने शिकायत आ रही थी तो कोसी नदी में गए, वहाँ काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर और डंपर लगे हुए थे जो अवैध खनन कर रहे थे, तो उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भाग निकले। सब अपना जो आरबीएम लादे हुए थे वो गिरा के भागे और कई गाड़ियाँ वहाँ इस तरह हमारे सामने जो है उन्होंने आरबीएम गिरा दिया कि दुर्घटना होते होते बची और मेरी गाड़ी भी फंस गई थी उसमें। तो हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहाँ गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से आरबीएम निकले हैं, वहाँ भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी डीएम साहब को भेज रखी है। तो कार्रवाई चल रही है और लगभग हर महीने करीब 25, 30, 50 डंपर और ट्रैक्टर जो अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में लगे रहते हैं, हम लोग उसको सीज करते रहते हैं और उनसे अर्थदंड भी वसूलते रहते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।